कृषि फसल उगाना, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, पोल्ट्री यह कृषि में होता है। 1950 की जीडीपी में 55.5% कृषि का भाग था। 2026 में जीडीपी 18.35 भाग कृषि का है। कॉन्ट्रीब्यूशन व रोजगार सिर्फ और सिर्फ 50% भारत के लोग कृषि करते हैं। गांव से शहर लोक विकास का सूचक है। कृषि अनाज धान 1.30 टन तक होता है, गेहूँ 1.112 टन तक, बाजरा 52 टन तक, मक्का 30 टन तक, दलहन 27.8 टन तक होता है भारत में, चना 40 मिलियन टन तक। वहीं भारत निर्यात करता है 2.3%। भारत द्वारा धान, समुद्री निर्यात, चीनी, मसाले ये सब का निर्यात होता है। भारत नंबर 1 पे है मिल्क में, दाल में, जूट में एक्सेट्रा में। 24% अंडे में 3rd नंबर पे है भारत। खाद्य प्रसंस्करण बहुत स्ट्रॉन्ग है। मांस के नंबर पे भारत 8वें नंबर पे है। कृषि उत्पाद के इसका मूल्यवर्धन करना। 1947 से भारत भूमि निर्भरता, कम उत्पादकता, आयात पर निर्भरता का करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। इस कारण हरित क्रांति को लाना पड़ा। नॉर्मन बोरलॉग वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत दुनिया में बौनी प्रजातियों को उगाने में हेल्प की, जिसको HYV यील्ड्स फसल जिसमें दाना मोटा गेहूँ व धान में HYV को बढ़ावा मिला, वह बाद में मक्का को भी मिला। MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसकी वजह से उनको जनक बोला गया। भारत में HYV रोग प्रतिरोधक थी व उच्च गुणवत्ता थी। न्यू किस्म में दोनों सारी खूबियाँ थी USA प्लस इंडिया की। HYV रोग प्रतिरोधक, उच्च गुणवत्ता, उच्च उपज, सिंचाई, उर्वरक होंगे। 3 दशक में भारत कृषि 3 गुना बढ़ गई, वह भारत निर्यातक हो गए। हरित क्रांति के घटक HYV बीज, रसायन, उर्वरक हैं, सिंचाई बढ़ गई, कीटनाशक बढ़ गए थे, ऋण व्यवस्था अच्छी हुई। प्रथम चरण 1966 से 72 में धनी राज्यों तक सीमित था, जिसमें पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु इन पे फोकस हुआ व गेहूं पर। वहीं दूसरे चरण में 1973 से 80 में सिंचाई पर बढ़ावा मिला व गेहूं व धान पर फोकस किया गया और नए क्षेत्र भी आए। 3rd चरण में 1880 से 90 में पूरे भारत में बंगाल, बिहार तक खाद्य में हम आत्मनिर्भर हो गए। हरित क्रांति के फायदे, हम निर्यातक बने, उत्पादन बढ़ा, कृषि में आय बढ़ी, उपयोगों में कच्चा माल मिला। लेकिन हरित क्रांति के बहुत से नुकसान भी थे, जैसे अमीर हो गए, अमीर किसान अमीर हो गए, गरीब किसान गरीब हो गए, आर्थिक विषमता बढ़ी, सामाजिक भेदभाव बढ़ा, भूमि सिंचाई व उर्वरक पर निर्भरता हो गई, मृदा उत्पादकता कम हो गई, चावल व गेहूँ उगा बाकी नहीं उठे, दाल नाइट्रोजन में हेल्प करती थी वो भी नहीं उगाई गई। सदाबहार क्रांति, कृषि में सुधार, हमेशा पर्यावरण पर कम प्रभाव हुआ। फसल प्रतिरूप, फसल उगाने का क्रम व पैटर्न क्या होता है। एकल फसल, जहाँ मृदा व पर्यावरण हो और वहाँ फसल कहीं पे भी नहीं हो, एक ही फसल में उगाया जाए, जिसमें जैसे एग्जांपल है चाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्लोप पे उगती है। जो कपास है वो काली मिट्टी पे ही उगता है। बहुफसल यानी मिश्रित फसलें, बीजों को मिक्स करके उगाना। अंतर फसल, जिसमें एक ही जगह पे अलग अलग फसलों को उगाना, फसल लगाना। अनुक्रमित फसलें जैसे ABC, मौसमी फसलें जैसे जैन टू मार्च अलग, अन्य फसलें फिर उस हिसाब से मार्च टू सितंबर, एक ही साल में एक ही जगह पर अलग अलग फसलों को उगाना। फिर वहीं आती हैं रिले फसलें, में कटाई होने से पहले अन्य फसल उगाना। पेड़ी फसलें, जिसमें कटाई में जड़ को नहीं काटते, वहाँ दोबारा ये उग जाते हैं, जैसे केला, गन्ना, अनानास। मौसम अनुसार फसलें, जैसे खरीफ, रबी, जायद। खरीफ में वर्षा में होती हैं मई टू अक्टूबर और धान में। रबी सर्दी में होती हैं अक्टूबर से मार्च, गेहूँ। जायद होती हैं अप्रैल से जैन तक। पराली की समस्या, धान कटाई में जो अवशेष बच जाते हैं वो जल्द ही साफ करने में उन्हें जला दिया जाता है, ताकि राबी फसल जल्दी लगाएं, इसको पराली बोलते हैं। खाद्य फसल, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार। नकदी फसल, जो कैश क्रॉप्स होती है, ओनली फॉर पैसे के लिए उगाई जाती है, जैसे तंबाकू, चाय, मसाले, सब्जियाँ। बागवानी फसल, जो फूल और सब्जी के लिए उगाते हैं। बगान फसल, जो ओनली एक ही फसल उगाते हैं, जैसे चाय या काजू। पराली के उपाय, नए बीज ताकि वक्त मिले। पूसा डिकम्पोजर, पराली की खाद बनाना। हार्बिसाइड, पराली के साथ ही न्यू फसल उगाना। बीजों का प्रतिस्थापन होना चाहिए, हर साल बदलना चाहिए। गुणवत्ता कम होती जाती है तो उसमें दिक्कत होती है। बीजों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है। बीज विधेयक
2019 केंद्रीय बीज समिति बनी जिसने सभी बीजों का पंजीकरण बचे रहे तो गुणवत्ता चेक के लिए मूल्य नियंत्रण किया। बीज बैंक लद्दाख में है। चांगला में बीज में सैंपल्स को इकट्ठा करके उनकी आपदा में उगाया जाता है। उर्वरक फर्टिलाइजर जिनको एनपीके बोलते हैं, जो कि 4:2:1 में होते हैं। खाद्य प्राकृतिक उर्वरक में केमिकल्स होते हैं। पौधे पोषक तत्व 16 होते हैं इसमें, पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हवा से लेते हैं। बाकी 13 मिट्टी से मिलता है। प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। द्वितीयक पोषक तत्व हैं CaMgS। 7 सूक्ष्म हैं जो बोरल, क्लोरीन, तांबा, फेरस, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जास्वा, निकल। 3 बुनियादी उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया, ये ठोस है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। DAP जिसमें डायलोमाइन फॉस्फेट होता है, जिसमें फॉस्फेट 46% से ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन 18% होता है। नाइट्रेट ऑफ पोटैश, इसमें 60% तक पोटेशियम ऑक्साइड्स होते हैं। SSP सिंगल सल्फर फॉस्फेट्स होते हैं, जिसमें DAP बाद में तिलहन में यूज़ होता है, जिसमें फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम्स होते हैं। उर्वरक नीति जिसमें रिलेशन प्राइसिंग स्कीम द्वारा पैसे की कीमत निश्चित करे जाते हैं। बाजार मूल्य से कम में सरकार कंपनी को सब्सिडी यूज करने के लिए देती है। लोगों ने एनपीके को 9729 में यूज़ करने लगे, जिससे उर्वरकता खराब हो गई, सब्सिडी का बोझ बढ़ने लग गया। यूरिया तस्करी होने लग गई। नेपाल, बांग्लादेश से लोग यूरिया अधिक यूज़ काला बाजारी होने लगी। 2 लाख से 20,000 तक सब्सिडी हुई। 2003 में इसमें बदलाव किए गए। 2010 में पोषक तत्व आधार सब्सिडी दी गई, जिसमें P&K पर सब्सिडी दी। स्वदेशी यूरिया को बढ़ावा मिला, उसमें सब्सिडी को कम किया गया है। नीम लेपित यूरिया जो 2015 में बनी, नीम लगा यूज्ड, इसमें कीटनाशक कम होता है और काला बाजारी नहीं होती। उर्वरक क्षेत्र में यूरिया अत्यधिक असंतुलन यूज है, जानकारी की कमी है, उर्वरक में ऊर्जा लगती है, मृदा गुणवत्ता खराब है, भंडारण की प्रॉब्लम है, सब्सिडी राजकोषीय बोझ पड़ता है। 1,19 करोड़ सब्सिडी 2015 में बताई गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया 2015 में, जिसमें मृदा की जांच कर पोषक तत्वों के हिसाब से पोषक तत्व मिलेंगे। तरल नैनो ऊर्जा, इसमें लिक्विड व यूरिया में नैनो कण होते हैं, यानी कि 10-6 के रेशियो वाले कण का छिड़काव करके कवरेज है वह एक बोतल में 1 बोरिक सॉलिड यूरिया जितना होता है। 2015 में भारत में आयात मुक्त कर होना चाहता था, पर यह बढ़ गया 120%। PM प्रणाम में क्या किया, सब्सिडी कम करने में लिए यूरिया का यह पैसे से जिले में यह फंड यूरिया का उत्पादन करेगा। PM भारतीय जल उर्वरक योजना में भारत ब्रांड का यूरिया लाना। DEF यूरिया नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम करना। PM किसान समृद्धि केंद्र में वन स्टॉप शॉप, एक ही स्थान पर कृषि की चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान देते हैं उसमें। वहीं अब जानेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई प्राकृतिक वर्षा कैसे भी हो सकती है, वर्षा का पर निर्भर होती है, यह निश्चित है अनिश्चित है। हर फसल व मिट्टी के लिए अलग आवश्यकता होती है। HYV को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। भारत 49% सिंचाई अन्य स्रोतों से करता है, 40% नहरों से, 60% भूजल से। भारत में व्यक्ति 148 किलो में भारत में 170 से ज़्यादा कम लोग पानी यूज़ करते हैं। सिंचाई में एक नहर कृत्रिम होती है वह मानव निर्मित, यह नदी से निकालते हैं ताकि सिंचाई कर सके। नहर की लागत ज़्यादा होती है, पर बन गई तो फिर भी कोई लागत नहीं होती, सस्ता है। नहर अवसाद लाकर उपजाऊ करते हैं, मैदानी क्षेत्र में सफल है। मत्स्य पालन, पर्यटन इसी के साथ होता है। टैंक कृत्रिम जलाशय बनाना, जैसे तालाब, पानी जमा करते हैं, ज़्यादा लागत होती है। दक्षिण भारत में मत्स्य पालन इसमें होता है। कृषि योग्य भूमि कम है, परिवहन पानी की चुनौती होती है। कुआं व ट्यूबवेल, इसमें 15 मीटर खोदकर ऊर्जा लगती है व भूमिगत जल कम होता है। सूक्ष्म सिंचाई, जितनी सिंचाई इम्पोर्टेंट है उतनी पानी देना, कम मात्रा में लगातार पानी देना। सिर्फ जड़ में पानी देते हैं, 32% पानी की बचत होती है। स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम, केंद्र धुरी सिंचाई, इसकी चुनौती है महंगा है और बिजली सब्सिडी की स्पष्ट है। सिंचाई की चुनौती, पूंजी चाहिए, अंतर्राज्यीय विवाद होता है, कावेरी जल विवाद, क्षेत्रीय असमानताएं, भूजल वर्षा निश्चित, नदियों का भौगोलिक पैटर्न अलग है। सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में हर खेत को जल देना, प्रतिबद्ध अधिक फसल देना, राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई, अध्यक्ष PM, सूक्ष्म सिंचाई बढ़ाना व किसान को प्रशिक्षण देना। अटल भूजल योजना 2019 में भूजल प्रबंधन गुजरात प्लस हरियाणा, कर्नाटक, MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंचायती स्तर पर क्षमता निर्माण, व्यावहारिक परिवर्तन करना किसान का।
इसमें शी फैक्टर्स, महिलाओं को प्राथमिकता में लाना। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इसमें डाटा निकालते हैं, मिलान करते हैं, पूर्व नागरिक आपदा हेल्प में प्रबंधन करते हैं। दीर्घकालिक सिंचाई निधि 2020 करोड़, सूक्ष्म 5000 करोड़ में हेल्प करती है। कृषि में श्रम जीडीपी से प्रतिशत कम, जीडीपी में 18.3% है। श्रम 50%, ज़रूरत से ज़्यादा लोग इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। कृषि श्रमिक असंगठित हैं, व अनौपचारिक हैं, लैंगिक विषमता बढ़ती है। ये सभी लोग मानसून पर निर्भर होते हैं। बाल श्रम होता है सुधार, बंधुआ मजदूर बंद कर सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी तय कर सकते हैं। नरेगा लाए, कृषि का महिलाकरण, पुरुष पलायन कर महिला कृषि करती हैं। SHG में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए ताकि लोन्स दे सकें गर्ल्स भी। 30% महिलाओं को आरक्षण मिला है। कृषि मशीनीकरण, श्रम मानव या पशु की जगह मशीन यूज़ करना, समय बचेगा। अमानवीकरण दृष्टि, दक्षता बढ़ाना। नुकसान, चुनौतियाँ, रोजगार में कमी, निवेश चाहिए, प्रदूषण व बिजली खपत। FARMSA उपकरण खरीद व ले सकते हैं किराए पर। कीटनाशक किस में कीट पे खरपतवार समाप्त करना। केमिकल, जैव कीटनाशक नीम व प्राकृतिक के होते हैं। कीटनाशक के नुकसान हैं, इसमें ग्लाइफोसेट कैंसर करता है। एकीकृत खरपतवार कठिन है। सरकार कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में आया, जिसका निर्माण, आयात, बिक्री का विनियमन करा जाता है। रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस, इसमें से ही कीटनाशक बनेगा। सरकार 1 लाख प्रतिबंध लाएगी। जहरीला कीटनाशक पर्चे पर मिलेगा। जैव कीटनाशक बढ़ावा देना। प्रभाव, स्वास्थ्य खराब हो, मृदा खराब करते हैं। लाभ, उत्पादकता को बढ़ाते हैं, फसल क्वालिटी बढ़ाते हैं। कीटनाशक के पैकेट्स बढ़ाते हैं। PPE किट यूज़ करना। कृषि वित्त, संस्थागत बैंक बगैर से गैर संस्थागत वित्त साहूकार से लेते हैं कृषि के लोग। सरकार 20 लाख प्लस करोड़ वित्त देना चाहती है। कृषि क्रेडिट कार्ड 1998 में के बारे में, फिर 2004 में, फिर 2018 में इनमें चेंजेस हुए। इसमें मत्स्य व पशुपालन जोड़ा गया। ब्याज सहायता योजना, इसमें कम ब्याज पर लोन देते हैं। 3% पर ब्याज सब्सिडीज मिलती हैं। गोदाम का विकास, भंडारण के लिए। नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीदें बनाना। HWR, किसान यह दिखाकर लोन ले सकता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक NWR भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, स्टोरेज अच्छी होगी और जल्दी इनको बेचना नहीं पड़ती उनको अपनी कृषि। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लोन, कृषि लोन भी 18% लोन कृषि को देना। 10% लघु व सीमांत किसान को देना। सीमांत किसान वो होते हैं जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो। लघु किसान वो होते हैं जिनकी खेती 1 से 2 हेक्टेयर हो। अल्प मध्य होते हैं जिनकी 2 से 4 हो। मध्य होते हैं जिनकी 4 से 10 हो। बड़े किसान वो होते हैं जिनकी खेती 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। PM किसान 2019 में लघु व सीमांत किसानों को 6000 प्रति वर्ष भूमि सुधार देना को 4 महीने में 2000 रुपये देते हैं। PM किसान मानधन योजना 2019 में आई। पेंशन 18 से 40 वर्ष के लिए लोगों को देना। जितने पैसे ये देंगी उतनी सरकार भी। 3000 पर ईयर। ऋण माफ़ करना, लोन माफ। ऋण चक्र से फंसे हुए लोगों को बचाना। मानसून निर्भरता के कारण बाजार में मांग कम करना। किसानों को प्रोत्साहन करना। नुकसान, राजकोषीय बोझ का दुरुपयोग होना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। बीमा ज़्यादा से ज़्यादा हो, केंद्र प्रायोजित हो। 50% केंद्र व 50% राज्य होते हैं, इसमें पैसे देते हैं। सभी फसल शामिल होते हैं, कटाई के बाद भी लागू होते हैं। खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी के लिए 5%। समस्याएं, कई राज्य इसमें शामिल नहीं होते। केंद्र को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और किसानों को बीमा जल्दी नहीं मिलते। कृषि सब्सिडीज कुछ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं। प्रत्यक्ष किसान के लिए होती हैं, अप्रत्यक्ष किसान के उत्पाद में हेल्प करती हैं। इनपुट सब्सिडीज कृषि में लगने वाली चीज़ों में हेल्प करती है। आउटपुट सब्सिडीज उत्पादन के बाद हेल्प करती है। MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह कीमत जिस पर सरकार कीमत की फसल खरीद लेगी। सरकार का वादा होता है। कृषि उत्पादन 1.5% नहीं होता, मतलब इतना गुना होता है। कृषि खाद्य सुरक्षा उपाय। MSP की समस्या, सरकार राजनीतिकरण में MSP बढ़ा देने से कृत्रिम कमी हो जाती है। सरकार को ही सब बेच देंगे तो सब बाजार में कमी हो जाएगी। बाजार में मुद्रास्फीति होती है, बाजार को भंडारण की प्रॉब्लम होती है। फसल पैटर्न में विकृत हो जाती है। बिना MSP कोई चीज़ नहीं उगाता। राजकोषीय बोझ बढ़ने लगता है। FRP, उचित व लाभकारी मूल्य है जो सेम एज MSP है। यह गन्ने के लिए ओनली लगता है। चीनी मिलों के लिए FRP बताते हैं। कृषि सब्सिडीज और WTO, देश में टैरिफ कम से कम हो, उत्पाद कहीं से बना हो, एक समान आचरण हो। WTO की ये चाहता है। AOA यानी कि एग्रीमेंट और
ऑन एग्रीकल्चर, ये WTO द्वारा है। इसमें कृषि समझौते यदि होते हैं इंडिया में 200, USA में भी 200, तो सब्सिडी दोनों पर 100 लगेगी। चाहे कहीं पे भी बनाओ सब्सिडी सेम हो, 100 का सामान हो, बाजार विकृत ना हो। WTO चाहता है सब्सिडी को कम से कम दिया जाए। भारत देगा तो भारत का किसान गरीब है, वो देना ज़रूरी है। WTO ने 3 सब्सिडी बताई हैं। ये 3 सब्सिडी हैं। ग्रीन बॉक्स यानी पूरी तरह से अनुमति दी, प्रशिक्षित करना, बुनियादी ढांचा बना लो ताकि इंसान पूरी तरीके से उसकी हेल्प हो सके। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, कुछ ज़्यादा उत्पादन हो तो उसे निश्चित लिमिट कर देना ताकि बाजार में कीमत ख़राब ना हो, अलाउड है। वहीं आम्बर सब्सिडीज़ क्या होती हैं, डायरेक्ट पैसे से या चीज़ से सस्ती करना, जो WTO इस पे सख्ती करता है। बाजार को विकृत करती हैं। यदि इतने से ज़्यादा सब्सिडी होती है तो विकसित देशों में 5% हो, विकासशील देशों में 10% हो। इसमें पीस क्लाउज है। भारत 2020 में 10% से ज़्यादा चावल पर सब्सिडी देता था। MSP निर्धारण सही है इसके लिए। विपणन कृषि मार्केट्स यानी कि कृषि उगाकर एकत्रित करना, वितरण करना, प्रसंस्करण करना ताकि सही दाम मिल सके किसानों को, माल सुरक्षा, गुणवत्ता उपभोक्ताओं को बेहतर मिले। किसान कहाँ कहाँ बेचता है, गांव में बिक्री करता है, आवधिक बाजार में, साप्ताहिक बाजार में, मंडी में, सरकारी संस्थान में। इसकी चुनौती है विखंडित बाजार हैं, ले जाने का कॉस्ट ज़्यादा होता है, कृत्रिम की कमी होती है, बुनियादी ढांचा कम व जानकारी कम होती है, गुणवत्ता कम है। 2003 में APMC अधिनियम के द्वारा कृषि उत्पाद बाजार सीमित किए गए। राज्य सरकार वैधानिक समिति बनाई गई, मूल्य निर्धारण कर सुविधा बताई, प्रसंस्करण बढ़ाना, डेटा बताना, राज्य को क्षेत्र में बढ़ावा देना, क्षेत्र के अलग AMPC को बनाना, राज्य को क्षेत्र में बांटना व क्षेत्र के अलग अलग AMPC बनाना। AMPC का एकाधिकार कर एक ही बाजार में बेचना। AMPC की विशेषताएं विकास करती हैं, जल्दी खराब नहीं होने वाली चीज़ों को अलग बाजार बनाती है, इसमें ज़्यादा ग्राम दाम अच्छे होते हैं। 2017 के कानून में संशोधन कर हर 80 किलोमीटर पे एक थोक मंडी व कृषि और पशुधन का काम होगा। 1955 की आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु कहते हैं, जैसे भोजन, ईंधन, उर्वरक, दवा। इनको ब्लॉक नहीं रख सकते। बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत होने लगती थी, जिसकी वजह से आर्थिक प्रक्रिया में बाधा होने लगी। इससे संशोधन किया गया। 2020 में सरकार की जब्त की शक्ति की कमी हुई। ओनली आपदा में जब्त करते हैं। मूल्यवर्धन 50% से ज़्यादा और 80% बागवान फसलों में तब तक जब्त नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र बड़े स्टॉक बना लेना संसद ने 2021 में समाप्त कर दिया और सबके लिए कर दिया। सरकार पक्ष, निजी निवेश मिलेगा, किसानों को फायदा होगा, स्टॉक व स्टोरेज बढ़ेगी। किसानों की शिकायत, सरकार चाहती है कि हम उद्योगों को बेचें व मंडी खत्म कर देगी। वहीं कृषि सशक्तिकरण और संस्करण, मूल्य आश्वासन और केंद्रीय कृषि सेवाओं का समझौता अधिनियम 2020 में किसान को AMPC से बाहर बेचने की अनुमति दी गई कि एक राष्ट्र, एक कृषि, एक बाजार। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाना, किसान ई राष्ट्रीय बाजार बनाना। AMPC में MPC अनुसार होगा, MSP अनुसार। यदि AMPC के बाहर बेचेंगे तो MSP समाप्त हो जाएगी। कृषि और व्यापारिक और वाणिज्यिक अधिनियम 2020 में अनुसंधान कृषि बढ़ेगी व निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। सरकार यदि कृषि बढ़ा देगी तो निजी निवेश बढ़ेगा। AMPC का एकाधिकार होगा। MSP पर कम लोग खरीदेंगे, जमा करने की आज़ादी होगी। किसानों का पक्ष, MSP की गारंटी मिले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, शोषण कम हो, राज्य सरकार की आय इसमें कम होगी। राज्य सरकार कृषि उत्पाद खरीदती है किसान हित व खाद्य सुरक्षा के लिए। भारतीय खाद्य 1965 संसद निगम बनाया, जिसमें FCI बना। राज्यों को अपनी संस्था खरीद पे से ज़्यादा और MSP हो सकती है। भंडारण व वेयर हाउसेस ताकि PDS को हो सके। राशन यह गरीबी के लिए होता है। केंद्रीय भंडारण नियम CWC होता है। संसद 1957 में राज्यों को भी दिया गया। वेयरिंग हाउस लागू करना, इसमें कमी नहीं होती, स्थिर मूल्य रहता है, गुणवत्ता बढ़ी रहती है। केंद्रीय मॉडल FCI खरीद, वितरित मॉडल राज्य खरीदते हैं व बिल केंद्र बनाती है। मुद्दे, वेयर हाउस में बुनियादी ढांचा कम है, निवेश कम है, क्षेत्रीय असंतुलन है। PDS, बफर स्टॉक्स व खाद्य सुरक्षा। 1997 में गरीबी रेखा के ऊपर व गरीबी रेखा के नीचे की जो लाइन थी उसके हिसाब से काफ़ी सारे बदलाव किए गए।
और वह इनके हिसाब से राशन कार्ड अलग अलग किए गए। 2020 में अंत्योदय अन्न योजना में गरीब के लिए भोजन बनाया गया। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 75% ग्रामीण, 50% शहरी को चावल, गेहूँ, मोटा अनाज देना अधिकार कर दिया और इनको 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये में खाना मिलने लग गया। पीडीएस किसान योजना, इसमें एमएसपी एफसीआई बेच रहा है। एफसीआई ने सेंट्रल इशू प्राइस पर राज्यों को दिया। राज्य फेयर प्राइस शॉप पर देते हैं व उपभोक्ता के पास उसके बाद जाता है। पीडीएस की आंकलन, इसमें खराब गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, लाभार्थी पहचान व्यवस्था, खुले बाजार की ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसके सुधार हैं। राशन कार्ड का डिजिटलीकरण हुआ, आधार लाइन बनी, ईपीओएस ट्रक पर जीपीएस लगाए गए, वन नेशन वन राशन यानी कि राशन वस्तु सस्ती दी गई, प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ, बाजार में दम पर अंतर अकाउंट में डालने बताया गया। लोग शराब भी पी लेते थे, इस चीज़ को चेंज किया गया। कूपन मॉडल्स का यूज़ किया गया। 1000 गेहूँ पे कूपन, मोटा ओनली अनाज पर ले पाएंगे। बफर स्टॉक्स बने जिससे डेयरी, परिचालन स्टॉक, आपदा का स्टॉक्स बना। यह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति तय करती है सरकार को कितना बफर रखना चाहिए। हर 3 महीने में ज़्यादा बफर बाजार में कृत्रिम कमी लाती है। डब्ल्यूटीओ की आपत्ति जताती है कि आपदा कम हो जाए तो बफर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। वहीं खाद्य सुरक्षा चुनौती बुनियादी बढ़ती है तो ढांचा, गरीबी बढ़ती है, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, वितरण गुणवत्ता होती है। सरकारी योजनाएं, राष्ट्रीय पोषण मिशन, महिला एंड बाल विकास व पेयजल व स्वच्छता व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मिलकर इसमें बच्चों को सही पोषण मिले। बच्चों में बौनापन, अल्पपोषण, जन्म के समय वजन की कमी, 2% लोग कम हैं। अनीमिया, जिसमें रक्त अल्पत्ता 3% से कम करना। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष आया जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी को श्री अन्न कहा गया। इसमें प्रोटीन, फाइबर ज़्यादा होते हैं, पौष्टिक उगाने के पास में पानी की कमी होती है, पानी कमी नहीं लगती, गर्मी में उगते हैं। इनको मिराकल्स अनाज, जादुई अनाज कहते हैं। खाद्य सुरक्षा आंकड़े, जीएचआई ग्रॉस हंगर इंडेक्स 105वें नंबर पे हम उसमें आते हैं। वेस्टिंग वजन 19.3% है। स्टंटिंग 35.5% है। इसमें अल्प पोषण 60.3% होता है। ई कृषि, इलेक्ट्रॉनिक कृषि, किसान को सही सूचना, इलेक्ट्रॉनिक गुणवत्ता बताना, सरकारी योजना से जोड़ना, स्थानीय भाषा पाठ। ई नैम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बाजार होता है। एम किसान, जिसमें एसएमएस से जानकारी मिलती है। सीड नेट, जिसमें बीजों की जानकारी। ग्रीन सिम, जिसमें वॉइस रिस्पॉन्स करके स्थानीय भाषा में हेल्प करते हैं। किसान कॉल सेंटर, किसान की समस्या बताते हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी, मानव रहित विभाग, दवा का छिड़काव, खेत पे अनुमान लगाते हैं, निगरानी लगते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें मॉनसून जानकारी देता है। महानोबिस, राष्ट्रीय फसल का पूर्वानुमान लगाना, फसल योजना पूर्वानुमान व कृषि व सूखा आकलन की निगरानी। चुनौतियाँ इसकी क्या हैं? महंगी है, भारतीय कृषि ऑर्गेनाइज नहीं है, 86% छोटे किसान हैं, डिजिटल बंटवारा है, तकनीकी साक्षरता है। इसके उपाय क्या है? डिजिटल कृषि मिशन में 2021 से 25 में कृषि डिजिटल करना, कृषि में राष्ट्रीय में गवर्नेंस योजना की तकनीक लाना, केंद्रीय कृषि पोर्टल ऐप्स निजी कंपनीज में देना। जीएम फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं, जीन्स को सुधारती हैं, अनुवांशिक परिवर्तन कम करती हैं, पैदावार बढ़ाती हैं, रोग कम करती हैं। यूएसए में टमाटर पर किया गया, भारत में कपास, जीटी बैगन, जीटी सरसों पर किया गया। इसके फायदे हैं, पैदावार बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है, उर्वरक कम लगते हैं। नुकसान, नैतिकता की कमी है, लेकिन प्राकृतिक में दखल अंदाजी है। मूल जीव प्रॉब्लम्स हैं, जीन पूल कम होगा, जैव विविधता को हानि होगी, अपरिवर्तनीय है, दीर्घकालिक टेस्ट करके इसमें होती है, वीडनाशी है। ऊर्ध्वाधर खेती, कृत्रिम दिशा में एक ही जगह पे ऊपर लगाते जाते हैं, जिसको आर्टिफिशियल तापमान प्रकाश देते हैं। हाइड्रोफोनिक्स, पानी या लिक्विड में मिट्टी के पोषक तत्व को डाल देते हैं ताकि पौधे उगें व मिट्टी की बीमारी कम हो। एयरफोनिक, जिसमें हवा में फसल उगाते हैं। एक्वाफोनिक, जिसमें मछली व पौधों की सहजीविता के संबंध में हेल्प करते हैं। लाभ, इसमें जगह की कमी होती है, पानी कम यूज़ होता है, उत्पादकता, गुणवत्ता अच्छी होती है, कीटनाशक कम लगते हैं, जलवायु निर्भरता की कमी है। चुनौती, महंगी विस्तारण की समस्या, इस देश के लिए अनाज भी उगा सकते हैं, छोटे अनाज पर उगता है। खाद्य प्रसंस्करण, विश्व में सर्वाधिक पशु आईएनडी इंडिया में है व भैंस 1 नंबर पे है, बकरी 2 नंबर पे। भोजन सुरक्षा मिलती है, पशुओं को सांस्कृतिक महत्व है।
कपड़े, चमड़ा उद्योग का कच्चा माल, भूमि प्रबंधन यहीं से मिलता है। इसकी चुनौतियाँ उत्पादकता कम है, पशुओं में रोग होते हैं, बुनियादी ढांचा कम है, एनिमल डॉक्टर्स की कमी है, प्रसंस्करण की कमी है, टीकाकरण की कमी है। डेयरी में 8 करोड़ प्लस रोजगार हैं, वो दुनिया में 1 नंबर है। इसमें एग में भारत नंबर 3 पे है। प्रति व्यक्ति 5,005 प्रति वर्ष है। अंडे मोस्टली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में मिलते हैं। मांस 8वें नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे इसमें यूपी है, WP है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। मधुमक्खी में भारत 6वें नंबर पे है, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा आते हैं। रेशम में भारत 2nd नंबर पे है। मत्स्य पालन में भारत 3rd नंबर पे है। 2.3 करोड़ मछुआरे हैं। मछुआरों की समस्या गरीबी, कम उन्नत है, सीमा विवाद होता है, पर्यावरण उर्वरक है, बॉटम ट्रॉलिंग होती है, बागवानी, कृषि, फसल, फूल, सब्जी, सजावट आदि के लिए होते हैं। क्या क्या योजनाएं हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में आया, जिसमें देशी फसलों का विकास, गाय बढ़ाना, किसान की आय बढ़ाना, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रजनन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पशु का यूज़ करना। इंडिया नंबर 1 पे है। आम, केला, पपीता, अनार, आंवले में। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2021 से 26 में आया। मुर्गी, अंडे, मुर्गी, भेड़, बकरी, सुअर नस्ल इनका विकास करना, रिसर्च करना। 2030 तक सबका टीकाकरण करवाना। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम में दूध की मात्रा को बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, डेयरी उद्यमिता का विकास करना, नई डेयरी बनाना। पशुपालन में सांख्यिकी में हर 5 साल में होती है। PM मत्स्य संपदा योजना बनाना, मछुआरों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में हनी का मिशन बनाना, हनी को बढ़ावा देना। अब भारत में कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हुई हैं? हरित क्रांति फसल के लिए हुई थी। श्वेत क्रांति मिल्क के लिए हुई थी, 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास किया गया बोर्ड द्वारा, वर्गीस कुरियन ने 1970 में इसको किया। प्रोटीन क्रांति मोदी व जेटली ने उच्च उत्पादकता बढ़ाई। पीली क्रांति तिलहन को बढ़ाया, इसमें सरसों तेल, मूंगफली, सोयाबीन। 1986 से 87 में सेम मंत्री दोदा ने किया। ब्लू क्रांति, इसमें 1990 में मत्स्य पालन अरुण कृष्ण ने, डॉक्टर हरिलाल चौधरी ने किया। स्वर्ण क्रांति, इसमें शहद व बागवानी, बाद में फसल निर्यात टू तेज जी ने 1990 में किया। गुलाबी क्रांति मांस के लिए किया गया, जिसमें दुर्गेश पटेल ने किया। रेड क्रांति 1980 में विशाल टिकरी टमाटर मांस के लिए किया गया। बैगनी क्रांति, इसमें लेवेंडर को उगाना, अरोमा मिशन लाइव। राष्ट्रीय कैंसर मिशन में ओनली जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय केसर मिशन ओनली जम्मू कश्मीर में केसर को प्योर प्रोजेक्ट में बनाना, अरुणाचल प्रदेश से मेघालय में उगाना। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण, फसल खाने योग्य बनाना व खाने योग्य फसल को बेहतर बनाना, फसल को मूल्यवर्धन करना। प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण में फसल सुखाना व जानवरों को मारना बेसिक था। फिर द्वितीय में ब्रेड बनाना बेहतर करना। तृतीय में बेहतर केक व फ्रोजन चीज़ें करना। लाभ इसमें क्या हुआ है? कीमतें बढ़ेंगी, GDP बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, किसान लाभ बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा बढ़ेगा। तो होगा इसमें चुनौती क्या है? पूंजी लगेगी, बुनियादी ढांचा कम है, तकनीक कम है, उत्पादन प्रसंस्करण की कमी है। FDI में 100% एवं चलित मोड पर है। एक जिला एक उत्पाद बनाया गया, इसके लिए ATM किसान संपदा योजना लाई गई। मेगा फूड प्रिंट, बुनियादी ढांचा बढ़ाना, मानव संसाधन ट्रेनिंग बढ़ाना। ऑपरेशन ग्रीन में टमाटो, अनियन, पटाटो को बढ़ाया गया, इसमें टॉप बोला गया। 2035 में 6 गुना इसको बढ़ा देना। कृषि उड़ान को बढ़ावा देना। फूड फोर्टिफिकेशन होता है, भारत में छिपी हुई भूख का पेट भरना, पोषक से पेट भरना नहीं, पोषक भी मिलना। खाद्यों में ज़रूरी पोषक तत्वों को मिलाना कृत्रिम तरीके से, ताकि हर किसी को पोषण मिले। एग्जाम्पल GM फसलें, विटामिन D डालना। ज़रूरत, भारत में 70% लोग अनुशासित आहार का आधा भी नहीं खा पाते। भूमि सुधार, भूमि संपत्ति है, भूमि सीमित है पर इसका असमान वितरण है। अमीर से गरीब ज़मीन का वितरण है। बिचौलियों का उन्मूलन करना इसका काम था। भूमि के रिकॉर्ड स्थापित करना, चकबंदी, भूमि संहिता, भूमिहीनता, कृषि अधिकार की सुरक्षा, उत्पादकता को बढ़ावा देना इसके काम थे। भूमि अनुदान 1951 में विनोबा भावे द्वारा स्वैच्छिक रूप से ज़मीन का एक हिस्सा गरीबों को दे दिया। तमिलनाडु से इसको स्टार्ट किया गया, वह इसके बाद सब में किया गया। ग्राम दान 1952 में अपनी ज़मीन गाँव को देना, गाँव में आवंटन करना स्वैच्छिक था। इसका चरण पहला ये था कि कोरम्पा समिति 1949 में ज़मींदारी व्यवस्था समाप्त कर भूमि सीलिंग, मैक्स कोई कितनी ज़मीन रख सकता है, कृषकों को भला अधिकार व शोषण इसका कम होगा। ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में आया, इसमें अंग्रेज़ों से
अंग्रेजों के जाप बिचौलिए सिस्टम को तुरंत समाप्त किया व ऑल अधिकार समाप्त कर दिए गए। कृषकों को बाजार उचित किराए पर जमीन दी गई। प्रभाव इससे क्या पड़ा? जमींदार नाराज हो गए व मुआवजा की दिक्कत हुई। हिंसात्मक घटना घटी। जमीनों का असमान सूची वो मिला गया। भूमि सीमा तय नहीं थी व प्रशासनिक तंत्र की कमी थी। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार राज्य के मुकदमे। पहला संविधान संशोधन हुआ 9वीं अनुसूची द्वारा। जो भी 9वीं अनुसूची में होंगे हाईकोर्ट कोई उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ये हुआ सुधार। कृषि सुधार में पहले 35 से 175% लगान को 1/4 कर दिया गया। रक्षा अधिकार हुए। पट्टे की सुरक्षा हुई। चुनौती राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हुई थी। नेता खुद जमींदार थे। लोगों में इनलीगल बंटवारा कराया गया। अनौपचारिक तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा। सीलिंग फैन आया। परिवार के भूमि स्वामित्व की ऊपरी सीमा तय की गई कि आधी शेष भूमि राज्य में बटेगी। यह अलग अलग राज्यों से की गई। कुछ राज्यों ने इसके बंटवारे में बातें बताई। फिर 1970 के दशक में सर्वेक्षण हुए। भूमि सुधार में 10 से 18 एकड़ जमीन में। दूसरी श्रेणी में 18 से 27 एकड़ की जमीन में। तीसरी में पहाड़ी जमीन में 27 से 54 एकड़ में जमीन में चेंजेस किए गए। चुनौती लोगों ने बेनामी हस्तांतरण कर दिए व भ्रष्टाचार बढ़ा। चरण 2 1972 से 85 में उत्पादकता व समेकन हुआ। हरित क्रांति का टाइम था। चकबंदी कराई गई। खेतों का बिखरे हुए खेतों को एक साथ मिलाकर एक ही स्थान पर जमीन बांटा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में 120 लाख हेक्टेयर व 5वीं में 400 लाख हेक्टेयर जमीन की चकबंदी हुई। खेतों के लिए दस्तावेज नहीं थे, भावनात्मक लगाव थे। जमीन से उपजाऊ क्षमता के अलग अलग थे। थर्ड चरण में 1985 से 1995 में जल व मृदा संरक्षण हुआ। मरुभूमि विकास कार्यक्रम चालू किया गया। 1977 से 78 में मरुस्थल को भूमि कृषि करना। मरुस्थलों का नियंत्रण। सूखा प्रण क्षेत्र कार्यक्रम। आर्थिक विकास को बढ़ाना। संसाधनों को बढ़ाना। एकीकृत बंजर भूमि को विकास करना। 1989 में बंजर भूमि का यूज करना। फोर्थ चरण में 1995 में भूमि रिकॉर्ड डिजिटल अधिग्रहण करना। डिजिटल इंडिया भारत भूमि इनिशिएटिव अधिग्रहण में 2008 में भूमि रिकॉर्ड पंजीकरण पुनः सर्वेक्षण करना। डिजिटल रिकॉर्ड बनाना। स्वामित्व योजना 2020 में आई, जिसने स्पष्ट स्वामित्व को पता चलाने पे पंचायती रोल क्या है विवाद कम किया। लोन आसानी से मिलने लगे। भूमि संवाद 2020 से 21 में सरकारी नागरिक संविदा व दस्तावेज के लिए नियंत्रण किए गए। वन नेशन वन सॉफ्टवेयर पर काम मिला। भूमि सुधार हर भूमि की 14 अंकों की पहचान की जाने वाला 2021 में इसको लॉन्च किया गया। भूमि अधिग्रहण LARR में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान में उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार मिला। 2013 में निजी भूमि लेन देन के उद्देश्य स्पष्ट करके सरकार परियोजना में नहीं लिया जाएगा। निजी परियोजनाएं 80% में व PPP पे 70% तक ले सकती है। SIA में सामाजिक प्रभाव प्राक्कलन मुआवजा 4 गुना गाँव में व शहरों में 2 गुना था। विवाद निपटान प्राधिकरण को बनाया गया। सामाजिक कार्य के लिए जमीन ले सकते प्रूफ भी करना होगा। 5 वर्ष के लिए जमीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जमीन वापस करना होता था। SC ST की भूमि का विशेष देना होगा। इसकी समस्याएं थी। 70 से 80% मुश्किलें बढ़ी। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। बाजार की कीमत गलत थी। संशोधन बिल आया जिसमें 2015 में नोट पास वेकेट आया, जो कि अभी तक पास नहीं हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? 5 प्रकार की योजनाएं थी। भारत में भूमि बिना अनुमति ले सकते हैं। रक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, किफायती आवास, PPI पर औद्योगिक गलियारे, हर मामले में छूट दी। 5 को भूमि को 5 साल के लिए नहीं 15 वर्ष के लिए इसको यूज़ करने के लिए इसमें 5 चीज़ों को जोड़ा गया था, पर ये अभी तक पास नहीं हुआ है। प्रभाव पड़े, बहुत दुरुपयोग बढ़ा। सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं था। शांति और भी ज़्यादा बढ़ी। मॉडल अनुबंधन खेती अधिनियम 2016 में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बटाई पर पट्टे पर ज़मीन लेके लोग वो करते थे। ताजमुह हक समिति बनी जिसमें ज़मीन की मालिक कृषि व उसे प्रायोज्य कार्य के लिए ज़मीन देनी होगी। ज़मीन से जुड़े सरकार लाभ पट्टे वाले व्यक्ति को ही मिलेंगे। कृषि विकास के किराएदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकते हैं। पैसे देने होंगे जो खर्च करेगा। ज़मीन विशेष भूमि अधिनियम बनेगा। 2018 में APMC में रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं हुआ। बीमा ज़रूरी यह स्थानीय अधिकारी होगा व एग्रीमेंट पर चेक पर लागू करने की तकनीक होगी। निजी भवन नहीं बना सकते। इस पर अनुसूचित जाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 आया जिसमें आदिवासी प्राकृतिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते।
और वह डिस्टर्ब नहीं करते प्रकृति को। पारंपरिक निवासी के अधिकारों की कानून मान्यता होगी। एसटी वन्य जीव 2.5 हेक्टेयर जमीन कानूनी हक में दे सकते हैं। यदि एसटी को हटाना है तो शेड्यूल ट्राइब्स को तो 5 साल के स्थायी अधिकार देने होंगे। जनजाति मंत्रालय ये सब इन चीज़ों को देखेगा। भूमि सुधारों का सकारात्मक पक्ष, समानता बढ़ी, किसानों की आय बढ़ी, निवेश बढ़ा, शोषण कम हुआ, डिजिटलीकरण हुआ, निर्यात बढ़ा, भूमि का सरकारी प्रयोग, रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ी। इसकी सीमाएं हैं कानूनी अड़चन, जातिवाद, विस्थापन, रिकॉर्ड की प्रॉब्लम्स, किसान असंगठित है, भ्रष्टाचार, क्रियान्वयन और उसकी समस्याएं बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहमति, नियम कानून बाह्य वित्त का स्रोत है। ब्रिटेन वुड्स संस्थान 1944 में यूएन का वित्तीय व मौद्रिक सम्मेलन हुआ। इसमें 2 संस्थान बने, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, इसमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता, अल्पकालिक भुगतान संकट के लिए तकनीकी समानता व प्रशिक्षण व वित्त की स्थापना 1944 में एवं इसमें 188 देश थे। विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट, विश्व व्यवस्था स्थिरता इसी के उसमें आती है। वह IMF में कोटा प्रणाली होती है। सभी देश इसमें बराबर नहीं होते। पूंजी कोष में योगदान के आधार पर कोटा मिलता है। कोटा निर्धारण, इसमें 4 GDP 50% से ज़्यादा, खुलापन 30% व अधिक व्यवहारिकता 5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसमें GDP बाजार मूल्य पर व 60% परचेजिंग पावर और 40% तक इसको चेक किया जा सकता है। कोटा की उपयोगिता होती है, अधिक मदद पर सीमा पर निर्भर होती है। वोटिंग शक्ति इसको ज़्यादा होती है। संसाधन में योगदान अधिक होता है। वोट, हर किसी को 1 वोट होता है। प्रति 1 लाख SDR पर 1 वोट मिलता है। वोट खरीद सकते हैं इसमें। SDR का आवंटन वोट के आधार पर होता है। प्रति 1 लाख पर SDR होते हैं। 5 वर्षों में इसका रिव्यू होता है। 85% बहुमत चाहिए होता है सदस्यों का कोटा मंजूरी के लिए। SDI विशेष अधिकार है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। ये अंतर्राष्ट्रीय करेंसी जैसा होता है। इसमें 5 मुद्रा की टोकरी होती है। इसमें डॉलर, यूरो, रेनमेबी, येन, पाउंड्स हैं। यह अलग अलग अनुपात हैं। एक SDR में 129.11 रुपीज़ मिलते हैं। इसमें फंड देशों का योगदान है। इसमें IMF लोन भी ले सकता है। इसका योगदान है देशों में। रिजर्व ट्रस्ट ज़्यादा होता है। गोल्ड या विदेशी मुद्रा द्वारा 25% कर सकते हैं। स्वयं की मुद्रा में क्रेडिट ट्रंच 75% तक कर सकते हैं। IMF में सुधार की प्रणाली है कि कोटा प्रणाली अमीर देशों को ज़्यादा अमीर बनाता है। इंडिया में 2.75% का कोटा है। ब्रिक्स ने अपना संस्थान में सुधार बना लिया है। प्रभुत्व में दखल कर सकते हैं। IMF प्रबंधन का संकट, ऑल जितने भी MDs यूरोपीय व वर्ल्ड बैंक में ऑल अमेरिकन्स। यह अनुच्छेद 4 रिपोर्ट में वित्त व्यवस्था पर रिपोर्ट देगा। वह बताता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। IMF की संरचना में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो हर देश का गवर्नर में एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। जैसे इंडिया का गवर्नर वित्त मंत्री, वो ऑप्शनल में RBI मंत्री भी रख सकते हैं। इसकी सलाहकार समिति होती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वित्त संपत्ति विकास समिति बनती है। इसमें एक कार्यकारी बोर्ड होता है जिसमें 24 कार्यालय निदेशक व 24 लोग काम करते हैं। तीव्र वित्त पोषण, जिस देश में BOP का संकट होता है तो ये उनको त्वरित सहायता देते हैं। रैपिड क्रेडिट्स, कम आय वाले देशों को सहायता देते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। यह शर्तों पर लोन देते हैं। यह चाहते हैं कि देश संरचनात्मक और संयोजन लाए। फिर इसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक, जो कि 1944 में बना है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन है। इसकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक संस्थाएं में होती है। विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, डूइंग बिजनेस भी होती है। यह पुनर्निर्माण व विकास के लिए निवेश करते हैं। निवेश, अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, शांतिकाल अर्थव्यवस्था स्थापना करना, पर्यावरण में हेल्प करना। 5 संस्थान हैं। पुनर्निर्माण व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD इम्पोर्टेंट है। यह मध्यम व कम आय वाले देशों को लोन और ग्रेटर सहायता व भारतीय संस्थान में हेल्प करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA 1960 में बना। वह सबसे गरीब देशों के लिए भारतीय संस्थापक सदस्य है। वहीं इसके उसमें संस्थापक देश में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC विकासशील देशों को निजी उद्योग के लिए बढ़ावा देता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, इसमें गैर व्यापारिक रिस्क द्वारा इसमें जोखिम होता है।
निवेशक विवादों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 1960 बनाया गया। इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। डब्ल्यू बैंक्स के शेयर्स इसमें टॉप में यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, भारत इसमें 6वें नंबर पे है। यूपी वर्ल्ड बैंक की आलोचना इसमें अमीर देशों का आधिपत्य होता है, योगदान विकास ज़्यादा होता है, संकट उभरने में हेल्प करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार की अड़चनें समाप्त करने के लिए बनाया गया। इसका सपना है व्यापार में कोई बाधा हो, कोई बॉर्डर नहीं हो दुनिया में। WTO अपनी पूरी दुनिया में खुला व्यापार जैसे करना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया में खुला व्यापार हो। राष्ट्रीय व्यवहार विदेशी इसका सपना है राष्ट्रीय व्यवहार में विदेशी उत्तरदायित्व को ऐसे बनाना कि हमारा अतिरिक्त कर ना लगे। मोस्ट फेवरेट नेशन, खास देश को कम करना, टैरिफ कम करना है, बिल्कुल कम करना। सबसे पहले GATT जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसको माराकेश समझौते में आया, इसे हटाकर WTO आया। WTO 1995 में बना। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, कानूनी निगरानी व विवादों को सुलझाना है। इसका समझौते में कृषि समझौता AOA के 3 बॉक्स थे। ये बाजार तक पहुंच, निर्यात सब्सिडी समाप्त करना। इसमें उग्रव्यूह राउंड में 3 बॉक्स है। इसमें विकासशील देशों को छूट। दूसरे दोहा राउंड में 2023 में खाद्य सुरक्षा, नैरोबी में 2015 में आई। भारतीय आपत्ति, भारत में खाद्य सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। इसकी मांग है खाद्य सुरक्षा के लिए छूट दी जाए। बाजार तक पहुंच में विकसित में ज़्यादा, विकासशील में छूट कम हो। विकसित देशों का ऊंचा ढांचा में विकासशील देशों का नहीं हो। पीस क्लॉज में घरेलू कारण से छूट देने पर कोई भी WTO के तहत केस नहीं करेगा। वह भारत ने इस पे धान में सब्सिडी पर 50% इसमें कर रखा है। GATT सेवाओं में व्यापार का सामान्य वो होगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों में व्यापारिक संबंधी पहलू समझौते, इसको ट्रिप्स कहते हैं। इसमें कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, GI टैग्स, यह बुद्धि संपदा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मान्यता संबंधित कानून होने चाहिए। एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। बौद्धिक संपदा US, उसमें मानव समझौते, जेनरिक ड्रग्स देश में अलाउ कर देंगे, सस्ते पक्षों पर उचित रॉयल्टी देंगे। व्यापार संबंधी निवेशक उपायों का समझौता ट्रिप्स। घरेलू व विदेशी निवेशक का सामान्य व्यवहार, स्थानीय सामग्री की आवश्यकता, स्वदेशी का मान करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में देश व विदेशी के भारत में सहमत नहीं होते। स्वच्छता व पारदर्शिता उपाय SPM, वैज्ञानिक अधिकार को नहीं, इसका दुरुपयोग होता है। सब्सिडी व कॉन्ट्रीवेलिंग का समझौता SCM, कॉन्ट्रीवेलिंग टैक्स ओनली जब लगा सकते हैं जब दूसरे देश ने निर्यात सब्सिडी दी हो व व्यापार प्रभावित हो, वरना नहीं लगा सकते। एशियाई विकास बैंक ADB 1966 में भारत संस्थापक देशों में से एक था। 68 देश हैं। लोन, निवेश, अनुदान सहायता में हेल्प करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स NDB ब्रिक्स का बैंक है जो 2014 में बना और इसका हेडक्वार्टर भी है। यह महत्व संकट में भारत चीन के विवाद के इसमें बताई जाती है। यूरोपीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक 1991 में बना। विकासात्मक बैंक निवेश में हेडक्वार्टर लंदन में है। सांकेतिक, क्योंकि इसमें मेन व मोस्ट योगदान लंदन में देते हैं। इसमें FATF वित्तीय कार्यवाही कार्यबल 1998 में अंतर सरकारी संगठन पेरिस में वह मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवादी फंडिंग देखता है। तो उसमें 2 लिस्ट है। ग्रीन लिस्ट सुरक्षित, जिसमें कोई भी आतंकवादी नहीं है और कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता। ब्लैक लिस्ट में जो सुरक्षित व आतंकवादियों को सहयोग नहीं करते हैं।